भारत की खोज पुस्तक के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे तलाश। तो कल आपको मैंने बताया था, नेहरू जी ने जब यह पुस्तक लिखना शुरू करी तो सबसे पहले उनके अंदर अतीत का दबाव था और उसके बाद उन्होंने उसके बारे में कुछ जानना चाहा। जब उन्होंने यह पुस्तक लिखना शुरू करी तो फिर उन्होंने तलाश करना शुरू करा, इसीलिए दूसरे अध्याय का नाम उन्होंने तलाश रखा। पहला अध्याय जो था अहमदनगर का किला, जहां उन्होंने वह किताब लिखी थी। अब तलाश के अंतर्गत नेहरू जी हमें बताते हैं कि बीते कुछ सालों में उनके मन में भारत ही भारत रहा था। इस बीच में बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था, मेरे मन में इस अवधारणा से कैसा धुंधला रूप ले लिया था और ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। अब यहाँ पे नेहरू जी हमें बता रहे हैं कि वह भारत में उनका जन्म हुआ था, इसलिए वह भारत उनके रग रग में, रोम रोम में बसा हुआ था। अब इसके बारे में प्रतिक्रिया अर्थात जो लोगों के विचार थे, इसके बारे में लोगों के क्या विचार हैं और उनने इसके बारे में क्या जाना भारत के बारे में, इसका विश्लेषण करने की वह कोशिश करते रहे हैं। इसके लिए वो कहते हैं कि मैंने अपने बचपन को याद करना शुरू करा, लेकिन बचपन की सभी चीज़ें वह याद नहीं कर पाए क्योंकि वह सब यादें उन्हें धुंधली नज़र आ रही थी। अब इसके बाद नेहरू जी कह रहे हैं कि आखिर यह भारत क्या है। वो स्वयं अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि आखिरकार ये भारत जो है, भारत देश है क्या। अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था। उसने अपने प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया। क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया। विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके। आधुनिक विश्व से इसका तालमेल किस रूप में बैठता है। अब ये अपने अंतर्मन से वह इससे बातें कर रहे हैं। अब इसके बाद आगे नेहरू जी यहाँ पे हमें बताते हैं कि भारत उनके खून में रचा बसा था। इसके बावजूद उसे एक बाहरी आलोचक के रूप में उन्होंने देखना शुरू करा। अब आलोचक का अर्थ होता है कि उसकी जो कमियां निकालने वाला होता है, उसकी आलोचना करने वाला होता है। उस रूप में उन्होंने अपने देश को देखना शुरू करा कि क्या मैं इसकी कमियों को किस प्रकार इसको देखूंगा, इसके बारे में जांचूंगा, समझूंगा। ये चीज़ें यहाँ पे हमें वो बताना चाह रहे हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि एक ऐसा आलोचक वो बनना चाहते थे जो वर्तमान के साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिसने उन्हें देखा था, नापसंद करता था, हर एक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। अब वह एक ऐसा आलोचक बनना चाहते थे जो पश्चिम अर्थात एक विदेशी के रूप में, बाहरी व्यक्ति के रूप में हमारे देश का, अपने देश भारत के बारे के अवशेषों का अर्थ है जो पुरानी बातों का, पुरानी चीज़, यहाँ अभी पुरानी सभ्यताएं जो बची हैं उनके बारे में वह हमें बताना चाह रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं पश्चिमी अर्थात विदेशी के रूप में उन्होंने यहाँ पहुँचा, मैं इसके बारे में जाना। अब यहाँ पे इसके आगे वो बता रहे हैं कि मैंने उसे एक भाव से देखा जैसे एक पश्चिमी मित्र ने देखा हो। अब इस भाव से देखा बोल रहे हैं मैंने अपने देश को कि एक जैसा कोई पश्चिम का अर्थात विदेश का मित्र आके इसे देखे। मैंने भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। अब उनके भीतर कुछ शंकाएं थी, कुछ मतलब उनके मन में विचार थे इसके बारे में, क्या मैंने भारत को जान लिया। अब वो स्वयं अपने आप से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या उन्होंने भारत को जान लिया। मैं जो उसके अतीत की विरासत के एक बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। अब यहाँ पे वो अपने अंतर्मन से बात कर रहे हैं कि क्या मैंने भारत को पूरी तरह से जान लिया, क्या इसके अतीत की विरासत के एक बड़े हिस्से को मैंने खारिज करने का क्या मैंने कोई साहस किया, कोई मैंने कुछ ऐसा साहस कर पाऊंगा मैं। लेकिन अगर भारत के पास कुछ नहीं है तो इसके अलावा वह सोच रहे हैं, खुद ही अपने अंतर्मन से बात कर रहे हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि क्या भारत के पास कुछ है, तो जो सभ्यता संस्कृति के बारे में बोल रहे हैं वो है तो क्या वह जीवित रूप में है, क्या वह टिकाऊ है। वह बहुत कुछ सार्थक है जो भारत का वजूद उस रूप में होता जैसा आज और हजारों साल तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए रखने नहीं सकता था। वह विशेष तत्व आखिर है क्या। अब यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं अगर भारत प्राचीन काल से लेकर अगर भारत का अभी तक कुछ बचा है, यहाँ की सभ्यता संस्कृति बची है, तो वह किस रूप में है। अगर वो नहीं है, यह सोच रहा हूँ मैं, तो अगर वो नहीं होती तो आज भी यहाँ के लोग इतने सभ्य कैसे होते, ये संस्कृति की पहचान कैसे बची होती। तो ये सब चीज़ें वह आप अपने अंतर्मन में सोच रहे हैं। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आखिर जो विशेष चीज़ है, जो हमारे देश में, भारत में विशेष चीज़ है, वह क्या है।
अब इसके आगे वहाँ वो बोल रहे हैं कि मैं भारत के उत्तर पश्चिम स्थित, अब यहाँ पे वो जैसे उन्होंने तलाश करना शुरू करा, इतनी बड़ी उन्होंने किताब लिखनी है, उन्होंने तलाश शुरू करा तो वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित मोहनजोदड़ो के एक टीले टीले पर खड़े थे। तो उसके बारे में बता रहे हैं कि उस तरफ वहाँ चारों ओर प्राचीन नगर और गलियाँ बिखरी हुई थी। उस समय वह 5,000 वर्ष पहले बताया जाता था, यह बताया जाता था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 5,000 वर्ष पहले की है, और वह एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी उस समय में। जो मनुष्य ने एक सभ्य मनुष्य के रूप में एक नगर में रहना शुरू करा, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह क्या थी, एक सभ्य सभ्यता के रूप में जानी जाती है। और उसके स्थायी रूप से टिके रहने का क्या कारण है। अब वो नेहरू जी कहते हैं कि स्थायी रूप से वो कैसे टिकी रही, उसका कारण क्या था, किसका इसका ठेठ भारतीयपन था या आधुनिक सभ्यता का कोई आधार था जो अभी भी उसके अवशेष हमारे पास मौजूद हैं। अब यह विचार आश्चर्य कर देता है कि कोई सभ्यता संस्कृति इस प्रकार 5,000 वर्ष उससे भी कुछ अधिक समय तक अपने निरंतर रूप में बनी रह सकती है, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। क्या वह जो सभ्यता संस्कृति इतने साल पुरानी है, 5,000 वर्ष पुरानी है, क्या वो अभी भी अपने इस रूप में बनी रह सकती है। वो किस प्रकार जो उसके अवशेष हमें दिख रहे हैं उससे पता चलता है कि वो सभ्यता संस्कृति इस प्रकार से वहाँ पे लोग रहते थे, उनके घर किस प्रकार के थे। जैसे आपको एक नाली दिखाई गई है जो मोहनजोदड़ो की एक नाली है, जो विशाल प्रवेश द्वार है एक जो अवशेष के रूप में, वही बता रहा है कि हमें कि मोहनजोदड़ो के अंतर्गत जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके अवशेष जो हैं वो बता रहे हैं कि वहाँ की सभ्यता संस्कृति कैसी थी। अब जो ये सभ्यता संस्कृति थी इसका भारत, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों के साथ निकट संबंध रहा है। अब यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया, और वे लोग भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो भी इन लोगों से प्रभावित हो, और भारत के लोग भी उनसे प्रभावित हुए, इसलिए यहाँ पे आए। और फिर उन्होंने इसको संस्कृति का आधार इतना मजबूत था कि बाहर के लोग यहाँ पे आए, लेकिन जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह जैसी की तैसी है वैसी रही। अब यहाँ पे नेहरू जी अब स्वयं से प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर इसकी मजबूती का कारण क्या है। अब इसके आगे देखिए, मैंने भारत का इतिहास और उसके प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। अब नेहरू जी बोल रहे हैं कि मैंने कुछ इसके इतिहास को पढ़ा और प्राचीन साहित्य को भी पढ़ा भारत के। अब मुझ पर यहाँ के विचारों की तेजस्विता का, भाषा की स्पष्टता का और उसके पीछे जो सक्रिय मस्तिष्क था उसकी समृद्धि का गहरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा नेहरू जी बताते हैं कि प्राकृतिक जो यात्री थे, जो यहाँ पे भारत के देश में आए, जो चीन से, पश्चिम और मध्य एशिया से यहाँ आए, उन लोगों ने अपनी यात्राओं के कुछ दास्तान छोड़ दी, यादें छोड़ दी। जैसे पूर्वी एशिया, अंकोरवाड, बोरोबुदुर, बहुत सी जगह से यहाँ पे लोग आए और भारत की उपलब्धियों के बारे में उन्होंने जाना, और उसके बारे में उन्होंने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी। इसके बारे में उन्होंने यहाँ हमें बताया। इसके आगे, मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जहाँ जिसके पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है, जिसने हमारे विचारों और साहित्यों पर बहुत दूर तक प्रभावित किया। इसके अलावा नेहरू जी हिमालय के वहाँ गए जहाँ से हिमालय से संबंधित बहुत सारी दंत कथाएं हैं। अब पहाड़ों के प्रति जो नेहरू जी का प्रेम था वो बचपन से ही था, वो पहाड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि कश्मीर के साथ उनका एक खून का रिश्ता था, और उसके साथ एक जहाँ से महान पर्वत से होकर वहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जो भारत के मैदानों में विशाल नदियों के रूप में बहती हैं, जो हिमालय से नदियाँ निकली, इसके बारे में वो बता रहे हैं। अब इसके बारे में आगे वो बता रहे हैं कि जो इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा और सिंधु के आधार पर हिंदुस्तान पड़ा। यहाँ पे इंडस एक पहाड़ है और सिंधु एक नदी है। इंडस पहाड़ के आधार पे हमारे देश का नाम इंडिया, और सिंधु का के उसमें सिंधु से हिंदू पड़ा, हिंदू से हिंदुस्तान पड़ा। फिर जिसे पार करके हजारों वर्ष यहाँ जातियाँ और काफिले, कबीले और फौजें यहाँ पे आती रही इन पहाड़ और नदियों को पार करते हुए। अब इसके अलावा बताते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो इतिहास की मुख्य धारा से थोड़ी कटी हुई है, पर पुरानी कहानियों में आज भी वह जीवंत है, और पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी हुई गहरी दरारों के रूप में वह बरबस मार्ग बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है। क्योंकि यह तिब्बत से भारत में आती है, इसका उद्गम स्थान भारत नहीं है, इसलिए इसका थोड़ा इसको
इतिहास की मुख्य धारा से कटी हुई बताया जा रहा है। अब इसके अलावा वो बता रहे हैं यमुना नदी के बारे में। अब यमुना नदी के चारों ओर जो है नृत्य, उत्सव, नाटक से समृद्ध न जाने कितनी कथाएं हैं जो एकत्र हैं। और सबसे बढ़कर जो हमारे देश में नदी को स्थान दिया गया है वह गंगा नदी। अब गंगा नदी है यहाँ के इतिहास के आरंभ से भारत के हृदय में रची बसी है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी कहती रही है। अब इसके आगे वो बताते हैं कि इसके अलावा उन्होंने यहाँ के पुराने स्मारकों, भग्नावशेषों और पुरानी मूर्तियों, भित्ति चित्रों को देखा जिनमें अजंता एलोरा की गुफाओं, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों के बारे में भी वो हमें बताते हैं। इसके अलावा वो आगरा, दिल्ली गए जहाँ पे बहुत सी खूबसूरत इमारतें बनी हैं जो मुगल काल में बनाई गई थी और उसके अलावा और शासकों के युग में भी बनाई गई थी। अब वो बोलते हैं कि जो आगरा और दिल्ली में इमारतें बनाई गई हैं वहाँ का हर एक पत्थर इतना मतलब हाँ, अच्छा है, इतना मजबूत है कि जो अतीत की कहानी अभी अभी बता रहा है कि हर पत्थर से हमें पता चलता है कि जिससे उस पर नक्काशी की गई है, चित्रकला की गई है कि भारत के अतीत कितना पुराना है और वहाँ उस समय में लोग चित्रकला या स्थापत्य कला के साथ वह कितने जुड़े हुए थे। इसके आगे वो इलाहाबाद नगर के बारे में बताते हैं। इलाहाबाद में या फिर वो हरिद्वार में जहाँ महा स्नान या कुंभ का मेला लगता है। अब वहाँ पे वो बोलते हैं कि सैकड़ों हजार लोग यहाँ पे आते हैं और हजारों वर्ष से जो हमारे पुरखे हैं, पूर्वज हैं, वो गंगा नदी के कोने में आते हैं जहाँ वो नहाते धोते हैं। अब मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्री और कुछ लोगों द्वारा लिखे गए पर्वों के वर्णन की भी याद आ रही हैं। गोकी का अर्थ होता है हालांकि उस समय भी मेले पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो चुके थे, जिनकी मुझे हैरत होती है। वो इलाहाबाद, हरिद्वार के बारे में हमें बता रहे हैं और जहाँ पे महाकुंभ होता है और लोग गंगा नदी के किनारे आके अपनी श्रद्धा भाव से आते हैं और वहाँ पे वो नहाते धोते हैं। और इसके अलावा जो बाहर से यहाँ पे यात्री आए उन लोगों ने भी इन पर्वों के बारे में बहुत कुछ लिखा है जिसके बारे में नेहरू जी हमें बता रहे हैं। अब इसके आगे नेहरू जी हमें बताते हैं कि मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों से मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। अब जो मैंने जितनी भी मैंने इन यात्राएं की और दौर किया सब अलग भारत के अलग अलग हिस्सों का, तो उससे मैं अपनी अंतर्दृष्टि किया, अपने मन में उनके बारे में सोचा। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसे धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे, पीड़ा भोगते थे और इन्हीं में से एक ऐसे लोग थे जो जिंदगी की जानकारी और जिनको समझ थी। इसके अतीत सैकड़ों सजीव चित्र में मेरे मन में भरे हुए थे। जब भी किसी जगह जाता उस विशेष स्थान से समृद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को पहला उपदेश देते हुए देखा। लगभग साफ 2500 वर्ष का फासला तय करके इसके कुछ अभिलेख, स्तंभ, शिलालेख माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते हैं जो खुद एक सम्राट होकर भी अन्य राजाओं और सम्राटों से महान थे। अब यहाँ पे उन्होंने गौतम सारनाथ में जब वो गए तो गौतम बुद्ध के बारे में उन्होंने जाना और पता करा कि वो एक पहले बहुत बड़े राजा थे, लेकिन फिर वह इतने बड़े बुद्ध बन गए जिन्होंने सभी लोगों को शिक्षा दी, उपदेश दिए और जीवन की जो सच्चाई है उसके बारे में उनसे उनको लोगों को इसको अवगत कराया। अब इसके अलावा नेहरू जी हमें बताते हैं कि 2500 वर्ष फासला तय करने के बाद अभिलिखित शब्द जो उस समय दिखाई देते थे वो वैसे ही हैं। अशोक के पाषाण स्तंभ उन्होंने देखे जिन शिलालेखों के माध्यम से एक ऐसे आदमी के बारे में बताते हैं कि जो सम्राट होकर भी अन्य राजाओं और सम्राटों से महान था, अशोक महान जिसे कहा जाता है। इसके अलावा फतेहपुर सिकरी जिसके साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। इसके अलावा उन्होंने अकबर के चित्र देखे जिसके संवाद और वाद विवाद करते हुए देखा। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। जब अकबर के चित्र को उन्होंने देखा फतेहपुर सिकरी में तो वह एक राजा होते हुए भी विद्वानों से संवाद कर रहा था, बातचीत कर रहा था और वाद विवाद करते हुए उसकी जो चित्र था उसका, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वह हकीकत में बात कर रहा हो, जैसे कोई जिज्ञासा के रूप में वह बात कर रहा हो, या उन्हें वहाँ पे जाके पता चला। इसके अलावा इस समय भारत के इतिहास की एक लंबी झांकी उनके उतार चढ़ाव और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे उनके सामने खुलती गई, मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस संस्कृति सभ्यता की निरंतरता में विलक्षणता प्राप्त हुई। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली हुई थी उसे उस पर गहरा प्रभाव डाला। इसके बारे में उन्होंने यहाँ पे हमें बता रहे हैं। अब आगे है भारत की शक्ति और सीमा। अब हमारे देश भारत की शक्ति क्या है, सीमा क्या है, इसके बारे में नेहरू जी में बता रहे हैं।
भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन नाश के कारणों की खोज एक लंबी और उलझी हुई कहानी है। यहाँ पे नेहरू जी के हिसाब से वो है क्या है, जो हमारे देश के शक्ति के स्रोत है, पतन है, यहाँ का जो विनाश हुआ उसके बारे में अगर हम उसके कारण को खोजने निकले तो वो एक लंबी और उलझी हुई कहानी है। पर पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है, इसके कारण हम जान सकते हैं, लेकिन यह उलझी हुई कहानी है। बहुत हद तक भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ा हुआ है। अब आप जैसे देखते हो तकनीकी तौर पर हम अभी भी विदेशियों से पिछड़े हुए हैं। यूरोपीय देश हैं वो तकनीकी रूप से हमारे देश से आगे हैं। तकनीकी प्रगति के मामले में वो लोग अभी भी हमसे आगे निकल गए हैं। अब यहाँ पे नेहरू जी हमें बता रहे हैं अब अभी के समय में भी हम लोग तकनीक के हिसाब से यूरोपीय देशों से पिछड़े हुए ही हैं। अब इसके आगे वो बोलते हैं कि इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना है। अब जैसे यूरोपियों ने तकनीकी विकास किया तो उनमें क्या था, विज्ञान की चेतना थी, उनके हौसलामंद जीवन शक्ति थी और उनकी मानसिकता थी। नई तकनीकों ने अब विदेश जो यूरोपीय लोग थे उन लोगों ने नई तकनीक का प्रयोग किया और अपना सैन्य बल बढ़ाया। इसके साथ ही विस्तार कर पूर्व पर अधिकार करना आसाम किया। अब जब विदेशियों के पास थी, यूरोपियों के पास थी तकनीक थी, इसलिए तो उन्होंने हमारे देश पे अधिकार किया। अब भारत की ही नहीं लगभग सारे एशिया देशों की यही कहानी है कि यहाँ की जो तकनीक है वह पुरानी है। यहाँ की तकनीक उतनी विकसित नहीं है जितनी यूरोपीय देशों की है। ये नेहरू जी के समय की बात है। उस समय यहाँ पे तकनीक उतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी। अभी फिर भी काफ़ी परिवर्तन हो गया है अभी के समय में। अब वो नेहरू जी अपने समय की बात बता रहे हैं हमें। पर अब ऐसा क्यों है, अब नेहरू जी बोलते हैं कि ऐसा क्यों है, इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि पुराने समय में भारत के लोग मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की यहाँ पे कमी थी, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगा। जीवन की लालसा और उद्गम में कमी आने लगी। क्षीण होनी रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ने ले ली। यह कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया। वहाँ बाह्य आडंबर से लैस भाष्यकार की जगह लेता दिखाई दिया। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल था। पिचकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी होने लगी। प्रभावी कटिल किंतु सरल सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत जटिल साहित्य ने ले ली। अब यहाँ जो हमारे देश की बात नेहरू जी बोल रहे हैं, यहाँ पे साहित्य का ज़्यादा अधिकार है, इसलिए हम लोग तकनीक से पीछे रहे। इसलिए हमारी तकनीक जो है वह विदेशियों के बराबर हमारी तकनीक उतनी ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाई। अब साहसी कार्यों की यहाँ पे लालसा ज़्यादा झलकती है और इसके कारण ही सुदूरवर्ती देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार संभव हो सका था, क्योंकि यहाँ पे संस्कृति को ज़्यादा महत्व दिया गया है, तकनीक का उतना महत्व नहीं दिया गया था। अब इसके साथ ही महासागरों को पार करने वाली रोक पर संकीर्ण रूढ़िवादी ने यहाँ पे जन्म लिया था। अब जांच पड़ताल की विवेक चेतना लुप्त हो गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने इसे जगह ले ली। अब यहाँ पे नेहरू जी हमें बताते हैं कि यहाँ पे कई ज़्यादा रूढ़िवादी विचारधारा ज़्यादा थी, इसलिए हम लोग अपनी सभ्यता संस्कृति और रूढ़िवादिता की ओर ज़्यादा झुकते गए और तकनीक की ओर हम लोग पीछे होते गए। इसलिए हमारी तकनीक उतनी विकसित नहीं हो पाई जितनी यूरोपीय देशों की हो पाई है। अब अतीत के विकट भार से उसे कुचल कर रखा है। अब अतीत के जो विकट भार है उसने इस बात को दबा के रखा कि हम लोग आगे कुछ बढ़े, आगे कुछ करें, और एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त रहा। अब जो है हम लोग हैं जो पुरानी रूढ़िवादिता और यहाँ की रीति रिवाज से हम लोग बंधे रहे, इसलिए हम लोग अब हमारी जो मानसिक शक्ति है, मानसिक विकास उतना नहीं हो पाया। अब हम लोग इसी बात में रह गए कि हम लोग एक अपनी सभ्यता को हमने आगे बढ़ाना है, अपनी संस्कृति को, रीति रिवाज जो आडंबर है यहाँ के, इन चीज़ों के पीछे रह गए, इसलिए हम लोग उतना ज़्यादा तकनीकी विकास नहीं कर पाए। ये चीज़ हमें वो बताना चाहते हैं। इसके अलावा वह गतिशील और जड़ हो गया, इसलिए हमारा जो विकास है वह गतिहीन हो गया। यहाँ पे उसकी विकास को कोई गति नहीं मिल पाई और उसकी विकास की जड़ उतनी गहरी नहीं हो पाई जितनी विदेशी लोगों की हो पाई। और विश्व के दूसरे हिस्से के जो लोग हैं वो प्रगति के पथ पर बढ़ते गए, क्योंकि उन लोगों ने तकनीक को ज़्यादा महत्व दिया। और हमारे देश के जो लोग हैं उन लोगों ने तकनीक को महत्व न दे के यहाँ के रूढ़िवादी विचारों को ज़्यादा महत्व दिया। अब इसके बाद वो बताते हैं किंतु इस स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। अब लेकिन जो अभी स्थिति है इसका पूरा सर्वेक्षण नहीं हो पाया है कि क्या हम अपनी रूढ़िवादी विचारधारा के कारण ही तकनीकी विकास नहीं कर पाए या कोई और कारण भी है।
यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा तो इसका नाता अतीत से टूट गया था। अब एक युग का अंत और द्वंद्वात्मक शेषों पर किसी नई चीज़ का निर्माण होना एक क्रमभंग नहीं है। भारत में भी निरंतरता बनी हुई है। अब यहाँ पे नेहरू जी बोलते हैं कि हम लोग भी अभी उतने रूढ़िवादी विचारों से घिरे हुए नहीं हैं, हम भी अब निरंतर धीरे धीरे अपना विकास कर रहे हैं।